हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना। तो आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक वन शॉट वीडियो। जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे बिकॉज एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम को हमको क्रैक करना है तो हम लोग एकदम रिवीजन करेंगे विद इन अ क्विक टाइम। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। मैक्सवेल ने ये दिखाया था कि अगर आपके जो चार्ज है उस वो अगर इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और वो चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, मूविंग चार्ज वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और दोनों मिला के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या करेगा, क्रिएशन करेगा, है ना। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो मैक्सवेल जो बता रहा था तो उसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, केस वन, अगर मान लो आपके पास एक क्या है, वायर है, एक कैपेसिटर लगाया आपने और इस वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, इस पॉइंट पर अगर आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 4 में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ देखा था, ठीक है। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पर इस वायर के अराउंड हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए जब हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ निकाल मतलब यूज करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से निकाल पाएंगे। बिकॉज हम लोग का फॉर्मूला क्या था, बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई, और टी का फंक्शन है टाइम डिपेंडेंट करंट है, ठीक है। तो cos थीटा हम लोग एलिमेंट ले लेंगे, जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे और जो आपका क्या रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा दोनों सेम रहेगा। तो cos जीरो होता है 1, तो बन जाएगा आपका बी डी एल इंटू 1। मतलब एलिमेंट आप यहाँ पे ले लो और आपका जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर इस तरफ करंट जा रहा है तो कर्ल ऐसे करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो दोनों का एंगल जीरो है, ऑब्वियस सी बात है। तो cos जीरो 1 आ गया, तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, मतलब इसको पूरा अगर निकालोगे तो डीएल क्या आ जाएगा, इस वाई मतलब जो आपने ये कंसिडर किया मैग्नेटिक फील्ड ये अराउंड ये क्लोज लूप, तो इस क्लोज लूप का जो पूरा क्या बोलते हैं लेंथ आएगा वो क्या आएगा 2 पाई आर। अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस अगर आर है तो बी इजिकल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई टी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड तो ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करूँ, ये तो पहला केस था, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करूँ कि इस प्लेट के बीच में हम ऐसा कटोरा जैसा अगर कुछ लगा दें, यहाँ पर देख सकते हो ये एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब मान लो इस यहाँ पर मैं ऐसा कटोरा लगा देता हूँ, यहाँ पर एक ऐसा कटोरा लगा देता हूँ। अब जब मैं ऐसा कटोरा लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में वो क्या हो गया, अभी ब्रेक हो गया, है ना, ब्रेक हो गया। अब उस केस में अगर मैं उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो आता है जीरो। अब देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि एक ही पॉइंट पर जब प्ले ये ऐसा कटोरा जैसा प्लेट के मतलब कैपेसिटर प्लेट के बीच में नहीं था तो उस टाइम में मैग्नेटिक फील्ड था कुछ और जैसे मैंने एक कटोरा जैसा रख दिया दो प्लेट के बीच में, एक क्या, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसा अगर मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूँ तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, तो ये क्या हो रहा था एक्चुअली में, देखो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से जब हम लोग क्या निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे किसी एक पॉइंट पर, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है और कुछ तो मिसिंग है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पे। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, दस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ गिव्स टू डिफरेंट रिजल्ट्स एट द सेम पॉइंट। तो कुछ मिसिंग टर्म है यार, वही मिसिंग टर्म हमको निकालना है और एक्चुअली में उस मिसिंग टर्म को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। मतलब एक जब करंट फ्लो करता है तो उसमें कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग निकालने के लिए एक थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, डरने का नहीं है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली क्या मान लेंगे, कैपेसिटर प्लेट मान लेंगे। लेट द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर हैव एन एरिया, क्या है उसका एरिया, मान लो उसका क्या है ए है, और उसमें जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये सिग्मा जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं फाई की बात करूं, फ्लक्स फ्लक्स की बात करो, होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा थीटा, मतलब हमको पता ही है प्लेट के बीच में वो क्या होगा, जीरो होगा, तो आपका ई ए रह जाएगा। तो ई का वैल्यू जो है हमारे पास
ई का जो वैल्यू है वो हमको पता है कितना है, देखो ई का जो वैल्यू है दैट इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू आपका ये वाला ए कैंसिल होके क्या बचेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। अब अगर आपका क्या हो रहा है कि जो चार्ज है वो कैपेसिटर प्लेट में अगर चेंज हो रहा है, चार्ज अगर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर इज अ करंट, एक आई करंट जो है वो भी चेंज होगा बिकॉज मतलब चार्ज चेंज हो रहा है ना। तो अगर डी क्यू बाई डी टी ये आपका आई है करंट, ठीक है, तो हम लोग का फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसीलिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं डी फाइव बाई डी टी करूंगा तो मेरे को ये जो मेरा फ्लक्स निकला यहाँ से, ये फ्लक्स एफ इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी क्या होगा, मेरा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ जाएगा डी डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, वन बाई एप्सिलॉन नॉट को अलग से लिखा और यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है मेरा करंट, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये जो आई है यहाँ पर जो आपको मिला आई डी फाइव बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से जब आप इसको आई लिखोगे और ये वाला उधर लेके जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, और यही जो करंट है यही वो क्या था, वो मिसिंग टर्म था जो एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं दे पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो इसीलिए हम लोग जो टोटल करंट है उसको कैसे लिखेंगे, एक लिखेंगे कंडक्शन करंट और एक क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कंडक्शन करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। तो इसीलिए जनरलाइज्ड अगर इक्वेशन की बात करो और करेक्टेड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है ना। अब ये जो आई है ये क्या है, दो करंट है ना, यहाँ पर दो करंट है, एक आईसी प्लस आईडी है कि नहीं। तो आईसी प्लस आईडी ये वाला है ना, तो इसके बाद मतलब ऐसे लिखेंगे हम लोग आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी लिखेंगे और ब्रैकेट में इधर क्या आ जाएगा आपका म्यू नॉट, बिकॉज यही आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो म्यू नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई करो, म्यू नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। बहुत ईजी था डिस्प्लेसमेंट करंट, इतना कोई टफ नहीं है। तो आपसे सवाल आता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ में, लॉ की वजह से मतलब, या फिर जो हम लोग का जो करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो उसमें कौन सा एक मिसिंग टर्म था, एम्पियर सर्किटल में कौन सा मिसिंग टर्म था, तो वो क्या था डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका इक्वेशन लिखने भी आता है। तो ये वाला लिखोगे तो दिस इज आपका क्या है एम्पियर्स सर्किटल लॉ का करेक्टेड फॉर्म, या फिर इसको बोलते हैं आपका एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, तुम लोग को सिर्फ इंपॉर्टेंट ही चाहिए ना, तो अगर तुमको मार्क लूज नहीं करना है तो ये चारों इक्वेशन आपने क्या करना है, चारों इक्वेशन पढ़ के जाना है एग्जाम में, एकदम याद कर लो, रट्टा मार लो, क्या करोगे मुझे नहीं पता, हग दो कुछ भी करो, बट ये चाहिए चाहिए। देखो एक होता है आपका गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, आपसे ये पूछेगा सवाल कि राइट मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस, मैक्सवेल का चार इक्वेशन लिखना है, तो चार इक्वेशन क्या क्या है, एक होता है आपका गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो हमको पता ही है, ई डॉट डी ए दैट इज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पहला वाला गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, आप ये भी लिखोगे प्लस ये भी लिखोगे तो मार्क करने का चांस ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, हमको पता है ना फ्लक्स जितना जाता है उतना ही आता है, तो मैग्नेटिज्म में फ्लक्स क्या होता है, जीरो हो जाता है ना, तो बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ। नेक्स्ट आता है आपका फेराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था आपने, ठीक है, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी फाइव बी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, डी फाइव बी बाई डी टी, ठीक है। और लास्ट में जो है ये एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ जो अभी हम लोगों ने निकाला, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। इनके डेरिवेशंस नहीं चाहिए बॉस, डेरिवेशंस अगर चाहिए, डेरिवेशन इन द सेंस अगर आपसे कुछ निकालने बोलेगा तो इसका निकालने बोल सकता है, बट बाकी इस चैप्टर में से पूछेगा तो सिर्फ ये चार इक्वेशंस पूछेगा, याद कर लो, रट लो या फिर कुछ भी कर लो, बट ये आएगा ही आएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो आपने ये लिखना है, ठीक है। चले आगे, चलो अब आता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, इसमें एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उस ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक चार्ज है ना, तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस ऑसिलेशन की वजह से उस
मतलब चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सेलरेशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक ऑसिलेटिंग हम लोगों ने चार्ज कंसिडर किया, फिर फलाना ढमका, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, जिस जहाँ पे ये वाला ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, तो इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, फिर इस डायरेक्शन पे आपका क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और ये दोनों कहाँ पे प्रोपागेट कर रहा है, इस तरह प्रोपागेट कर रहा है, दैट इज इन द जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन के उधर क्या कर रहा है आपका, अलोंग चार्ज जो है अलोंग वाई एक्सिस में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और कहाँ पर वो जा रहा है, एक्स एक्सिस के मतलब जेड एक्सिस की तरफ वो क्या कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट्स अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इतना जान लो। और प्रोड्यूस कैसे होता है, बिकॉज ऑफ एक्सिलरेटिंग और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उसके ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज विद टाइम प्रोड्यूसेस डैश फील्ड, तो आपका क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर आप यहाँ पर एक देख सकते हो, देखो ये वाला, कि अगर मैथमेटिकली आपको दिखाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या दिखाओगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब के एक्स माइनस ओमेगा टी क्यों लिखा, बिकॉज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं। अगर जेड एक्सिस है तो के जेड भी लिख सकते हो, जैसे हम लोगों ने जेड लिया है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के जेड माइनस ओमेगा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरा जो आपका ऑसिलेशन है वो किस डायरेक्शन पे हो रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी जेड कितना आएगा, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, और ये वाला आपका क्या होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन पे था तो ये वाई, ठीक है, और ये जेड डायरेक्शन पे था, इस तरफ था, है ना, तो ये जेड लिखा हम लोगों ने, तो बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों क्या है, इक्वेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है, जहां पर के क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा। के क्या होता है, वेव नंबर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में से नंबर ऑफ वेव्स पासिंग कितना हो रहा है, दैट इज योर वेव नंबर। और ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई न्यू, ओमेगा को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 बाई टी। तो 1 बाई टी का मतलब होता है न्यू फ्रीक्वेंसी, तो क्या आ जाता है 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, किसको, ओमेगा को। ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम क्या है, टाइम मतलब टी क्या है आपका, टाइम है। ठीक है, अच्छा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी जल्दी जाना है, जहाँ पे टाइम चाहिए होगा वहाँ पे टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे, बट हर जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका स्पीड कितना होता है, ओमेगा कितना होता है, 2 पाई न्यू, हमको पता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा। ओमेगा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इंटू लैम्डा बाई लैम्डा, मतलब इसको लैम्डा बाई लैम्डा ऐसे करके लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और हमको पता है 2 पाई बाई लैम्डा जो होता है ये होता है आपका के, इतना तो पता है ना, के होता है। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को के सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पर 2 पाई बाई ये वाला जो लैम्डा है इसको हम लोग लिखेंगे के, और यहाँ पर आ गया न्यू लैम्डा। न्यू लैम्डा क्या होता है, सी का वैल्यू होता है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं सी, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू के सी, जहाँ पे के क्या है, वेव नंबर, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ से सी कितना आएगा, ओमेगा बाई के। तो ये आ गया आपका जो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आपका लाइट या फिर जो भी है वो जिस स्पीड से जाएगा तो हमको ये वैल्यू मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चले आगे, चलो बहुत इजी है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इक्वेशंस है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो हम लोग को देखना है थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है वहीं पे टाइम वेस्ट करना है ना। तो हम लोग को पता है ये वाला एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, ये सबको पता है है ना। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, मूविंग चार्जेस में पहले ही आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ से c का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 1 बाय अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू हम लोग को पता है 4 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसका वैल्यू है ये वाला। तो वैल्यूज याद रखना है आपको, ठीक है,
वैल्यूज आप याद मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि याद नहीं रखना है। देखो जो पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि सर हम लोग तो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं इतना तेज, देखो जो पढ़ा रहा हो बस उसको पढ़ के जाओ। अभी अभी टाइम नहीं है, अभी कोई भी टाइम नहीं है सोचने का समझने का, अब बस देखो और बस रट लो, ठीक है। तो अगर वैक्यूम को हम लोग मीडियम से रिप्लेस कर दें तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा इन द अदर मीडियम विल बी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं v इज इक्वल टू 1/ε, मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, v इज इक्वल टू 1/√, यही वाला चीज क्या हो जाएगा, अभी एप्सिलॉन हो जाएगा और म्यू हो जाएगा, बिकॉज नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैक्यूम के लिए होता है या फिर म्यू नॉट जो है ये वैक्यूम के लिए होता है, बट ये किसी मीडियम के लिए हम लोग का परमेबिलिटी और परमिटिविटी जो है वो क्या होगा, हम लोग ऐसे एप्सिलॉन और म्यू लिखेंगे। अब देखो ये एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं c/v, ये मेरा क्या था एब्सोल्यूट वैल्यू, ये मेरा क्या है मीडियम के लिए, तो c/v जब करेंगे यहाँ पे c का वैल्यू कितना था 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट और v का वैल्यू 1/√μ एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बनेगा 1 इंटू ऐसा बनेगा ना, ये ऊपर चला जाएगा म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये √1 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा म्यू बाय म्यू नॉट बना और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या बना रिलेटिव वैल्यू, मतलब मीडियम का आपका परमेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, मीडियम का परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द मतलब आपका मीडियम, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √μr एप्सिलॉन r, और ये बन जाएगा आपका ये c/v, c/v को क्या लिख सकते हैं हम लोग n लिख सकते हैं, जो आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो n क्या है कांस्टेंट है, पर म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर क्या है रिलेटिव परमेबिलिटी, क्या है परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम रिस्पेक्टिवली। तो आई होप आपको ये वाला इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा। देखो ये सब याद रखना है और कुछ नहीं करना है, n इजिकल टू √μr एप्सिलॉन नॉट r। अगर आपको कभी ऐसा हुआ कि अंदर से न्यूमेरिकल दे भी दिया, अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। अब देखो यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट एक क्या है इक्वेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड। अगर मैं रिलेशन की बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये कुछ इस तरीके से गिवन है, मतलब B0 इज इक्वल टू E/c या फिर C इज इक्वल टू E0/B0, ये रिलेशन हमको क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हमको याद रखना है, ठीक है। कभी आपको दे भी दिया जा सकता है ये, ठीक है। अब मोमेंटम कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या है मतलब हम लोग वेव को पार्टिकल भी मानते हैं ना, और पार्टिकल के पास एनर्जी भी है तो मास भी है तो उसके पास मोमेंटम भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है mc², तो E इज इक्वल टू mc² अगर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं mc इंटू सी, तो ये बन जाएगा आपका P इंटू सी, ठीक है। तो P हो जाएगा आपका E/c, तो ये हो गया आपका मोमेंटम, या फिर E को आप U से भी लिख लो या कुछ भी लिख लो, तो ये आ जाता है आपका मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपका मोमेंटम भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास, बिकॉज उसके पास मास भी है और एनर्जी भी है ना, ठीक है। चले आगे चलो, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर बहुत छोटा सा एक लाइन है रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर आपका जो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सूरज की किरण है ना सन, उसके तरफ ऐसे हाथ करके खड़े हो जाओ, हाथ करके खड़े हो जाते हो तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर गर्म लगने लगता है। तब गर्म क्यों लगने लगता है, बिकॉज जो वेव पार्टिकल्स है वो आपके हाथ के साथ क्या हो रहा है टक्कर खा रहा है, अब उसके पास मोमेंटम था तो यहाँ पे जब टक्कर खा रहा है तो आपका हाथ गर्म हो जा रहा है ना। तो वही चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, देयरफॉर दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। क्या कर रहा है उसके पास अगर मास है तो प्रेशर लगाएगा ना तुम्हारे हाथ पे, तो विच इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। तो अगर ये रेडिएशन प्रेशर है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने बताया आपको, आवर पाम गेट्स वार्म इन सन आफ्टर सम टाइम, ऐसे हाथ ऐसे रखते हो तो वो क्या हो जाता है गर्म हो जाता है ना। रेडिएशन प्रेशर का अगर विजिबल लाइट की बात करें तो ये इतना होता है 7 × 10⁻⁻6 Nm/m², बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, 10⁻⁻6 टाइम्स। तो देयरफॉर फॉर अ सरफेस एरिया ऑफ 10 cm², द रेडिएशन प्रेशर कितना हो जाएगा 7 × 10⁻⁹ Nm/m²। देखो ये ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा बोले कि रेडिएशन प्रेशर ऑफ विजिबल लाइट इज अबाउट इतना, फाइंड
द रेडिएशन प्रेशर फॉर अ सरफेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन दे देगा तो तुम लोग बोलोगे अरे सर हम लोग को तो पढ़ाया नहीं है सर। तो देखो ये सब चीज़ें ना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये लाइन पढ़ा आपने कि इतना रेडिएशन प्रेशर है, तो अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर की बात करूँ तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना। तो वही चीज़ है, तो कुछ भी बना सकते हैं लोग। तो क्वेश्चन सिर्फ आपने क्या करना है, पढ़ना नहीं है, उसमें से अगर क्वेश्चन आए टैकल करना भी सीखना पड़ेगा। ओके चले आगे, सिंस वन शॉट है तो हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आ गए हम लोग। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, ठीक है, वेव्स जो है ये अलग अलग तरीके का होता है। किसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसी का फ्रीक्वेंसी कम, किसी का वेवलेंथ ज्यादा, किसी का वेवलेंथ कम। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रीक्वेंसी, विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको अलग अलग नाम देते हैं। और इन अलग अलग नाम की वजह से इनका अलग अलग काम भी होता है। ठीक है, हर वेव का काम सेम नहीं होता, हर वेव का काम अलग अलग होता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि जैसे तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से तुमको कोई नाम दिया गया, ठीक है, जैसे मतलब हम लोग वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, जैसे किसी को बोलते हैं मोटू, किसी को बोलते हैं पतलू, है ना, तो वो एक्चुअली में क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स की वजह से, उसका अपीयरेंस की वजह से उसको नाम दिया गया। तो वैसे ही वेव्स के नेचर की वजह से, वेव्स के फ्रीक्वेंसी, वेव्स के आपका क्या बोलते हैं वेवलेंथ की वजह से इसको भी अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या करेंगे, देखो अलग अलग नाम जो है इसको सीखेंगे। देखो द सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक है रिमेंबर करने के लिए, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। आप सिर्फ एक ही जान लो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। यहां पर आप देख सकते हो, अगर आपको विजिबल है या नहीं, कि आपका जो ये है वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रहा है 10⁻²2, वेवलेंथ देखो 10⁻⁻14 आ गया। तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आपका वेवलेंथ कम होगा। तो एक ट्रिक है जो आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग के ऑर्डर में। सो वो क्या है, रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म एक्स गन। अब रेड का आर क्या होता है, रेडियो वेव्स। ठीक है, एम मैन का एम क्या होता है, माइक्रोवेव। इन का आई क्या होता है, इंफ्रारेड। वायलेट का वी क्या होता है, विजिबल। यू का अल्ट्रावायलेट, और एक्स का एक्स रेज, जी का गामा रेज। ठीक है, अब ये क्या है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम, मैक्सिमम किसका होगा, गामा रेज का। बट वेवलेंथ गामा रेज का क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ भी क्या होता है, कम होता है। देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है, जैसे ये वाला वेव है, अब देखो ये इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, तो इसका जो वेवलेंथ है यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है ये क्या है, छोटा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे ये यहाँ पर ये एक वेव है, ठीक है, तो ये वेवलेंथ क्या हो गया, ज्यादा। तो मतलब फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेव्स है, वेव के जो स्पेक्ट्रम है, इसको हम लोग तो थोड़ा सा क्या करना है, प्रॉपर वे में देखना है कि कौन सा चीज क्या है, क्या क्या नहीं है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, कहाँ कैसे प्रोड्यूस होता है और इनका काम क्या है ना। मेनली इनका काम क्या है, कौन से रीजन में पड़ता है, यही सब चीजें देखना है हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत मार्क कैरी कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो जैसे रेडियो वेव्स है, सबसे पहला रेडियो वेव्स है। ठीक है, तो प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स में जब चार्जेस एक्सीलरेट करता है तो रेडियो वेव प्रोड्यूस होता है। तो इसके देखो डिटेक्शन, रिसीवर्स, एरियल, जो आप देख सकते हो, जो एंटीना वगैरह होता है वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैप्चर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर यूजेस, दे आर यूज्ड इन व्हाट, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। रेडियो वगैरह में तो कौन सा यूज होता है, रेडियो वेव्स यूज होता है। अब रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी क्या था, सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, कैसे पता चला, वही रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म एक्स गन। तो रेडियो वेव का ये क्या था, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, है ना, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। तो फ्रीक्वेंसी इसका सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ इसका क्या होगा,
सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसका कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा ही होगा। नोट याद रखना ना, एक मार्क के लिए कभी आ सकता है, पागल है ना सब। एएम का फुल फॉर्म एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होता है। एफएम का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। यूएचएफ इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूज्ड बाय सेलुलर फोन, जो हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशंस। तो इतना पढ़ोगे रेडियो वेव्स में, इट्स अनफ, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते यहाँ से। ओके, चले आगे। रेडियो वेव्स के बाद आते हैं माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स में क्या होता है, माइक्रोवेव्स में इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है माइक्रोवेव्स। इसमें क्या होता है देखो, प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स होता है वहां पे प्रोड्यूस होता है। अब देखो मैं वैक्यूम ट्यूब्स दिखाने लगूंगा ये, लेकिन छोड़ो वो टाइम, वन शॉट है, जल्दी जल्दी सीख लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम के लिए हमको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। कॉल्ड क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स, ये सब से क्या होता है आपका, ये जो आपका माइक्रोवेव है ये प्रोड्यूस होता है। अब बाय पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। यूजेस, ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ्स दे आर सुटेबल फॉर राडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम में यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट के लिए। जो आपका जो प्लेन है, एक्चुअली ये किससे बात करता रहता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करता रहता है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और इससे जो कम्युनिकेशन होता है वो कहाँ से, किससे होता है, माइक्रोवेव से होता है, ठीक है। आर का क्या होता है, इन डोमेस्टिक माइक्रोवेव ओवन्स में यूज होता है। जैसे आप लोग तो अमीर लोग हो, घर पे होगा माइक्रोवेव ओवन, अपन तो गरीब है, अपन चूल्हे में गर्म करके खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है, ये एक सवाल आ सकता है। तो आप अगर आपको किसी चीज को क्या करना है, आपको हीट करना है, तो आप क्या करोगे, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करोगे। उस माइक्रोवेव में वो चीज, आपका जो बर्गर है, आपका जो पिज्जा है, उसको क्या करोगे, इधर रखोगे, है ना, इधर प्लेट में रख दिया, और यहाँ पे माइक्रोवेव का जो स्विच है उसको ऑन कर दिया। अब ये इससे क्या होता है, जब आप इसका स्विच का ऑन करते हो तो यहाँ से माइक्रोवेव्स आते हैं, ठीक है, और माइक्रोवेव्स आके इस जो आपका फूड मटेरियल है, इसके फैट्स और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर जो मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराते हैं। अब जब उनसे टकराते हैं तो वो भी क्या होता है, ऐसे ऐसे हिलने लगता है, ऐसे ऐसे हिलने लगता है, ठीक है। जैसे गाना होता है, जब बजने लगता है तो आप सर ऐसे हिलाते हो ना, तो ये भी क्या करता है, इसके मॉलिक्यूल्स भी ऐसे सर हिलाने लगते हैं। अब जब मॉलिक्यूल सर हिलाने लगते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब मॉलिक्यूल गर्म हो जाएगा तो ये आपका खाना भी गर्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही आपका सिंपल सा क्या है मैकेनिज्म है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एनी फूड मटेरियल्स विल हैव वाटर शुगर फैट्स इन इट, व्हेन वी हीट एनी फूड मटेरियल्स इनसाइड द माइक्रोवेव, तो क्या होता है, the microwaves penetrate inside the food, so the microwaves get absorbed by water molecules. The molecules of the food will start moving randomly with the frequency same as the frequency of the microwave, and the molecules start vibrating, ऐसे ऐसे जब सर हिलाते हो, है ना, और द मॉलिक्यूल्स आर सेट इन रैंडम मोशन, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इस वजह से क्या होता है, फूड मटेरियल्स गेट हीटेड। तो बहुत अच्छा एक क्या है सवाल आ सकता है कि माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड कहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने, यूजुअली आपके घर में टीवी रिमोट वगैरह होगा, तो उसमें देखना ऐसे प्रेस करने पर रेड कलर का लाइट जलता है, तो उस रेड कलर की लाइट की वजह से इंफ्रारेड वेव्स निकलता है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन कैसे होता है, इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो गर्म बॉडीज है या फिर मॉलिक्यूल्स है उससे क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। डिटेक्शन, थर्मोपाइल्स एंड मॉलिक्यूल्स, बोलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म, ये सब चीजें हैं जिससे हम लोग इस इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। यूजेस, इंफ्रारेड लैम्प्स आर यूज इन फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी में यूज करते हैं, जो रेड कलर का लाइट होता है, जैसे आप लोगों ने कपिंग थेरेपी या हिजामा देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, कपिंग थेरेपी के बाद उस बंदे को ऐसा रेड कलर का ऐसा लाइट में ऐसा रखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो लाइक यू कैन से कि वहाँ पर यूज किया जाता है। हाँ, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें भी यूजेस है, जैसे इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज इन अर्थ सैटेलाइट, अर्थ के सैटेलाइट में यूज किया जाता है, फॉर बोथ मिलिट्री पर्पज एंड टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स,
यूज्ड इन द रिमोट स्विचेस, जो मैंने अभी बताया, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज टीवी सेट्स, वीडियो रिकॉर्डर्स एंड हाईफाई सिस्टम। ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या यूज होता है आपका, ये इंफ्रारेड वेव्स यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नोट नोट करने वाली बात क्या है, नोट है तो आपको क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ नोट है तो आपको देखना पड़ेगा। इंफ्रारेड वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट वेव्स भी बोलते हैं कभी कभी। सवाल आ चुका है ये प्रीवियस ईयर में, तो इसको अच्छे से देख लेना। तो क्यों हीट वेव बोल सकते हैं, बिकॉज ये एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल्स को। देखो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मोस्ट मटेरियल्स रेडिली एब्जॉर्ब इंफ्रारेड वेव्स, मेनी अदर मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल इतना इतना इतना, दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स भी बोलते हैं। और हीट वेव्स को सिर्फ स्नेक्स क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, स्नेक्स इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ऐसा हो सकता है, पूछ सकता है कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी सेंस्ड बाय स्नेक आल्सो, तो आप लिखोगे इंफ्रारेड वेव्स, है ना। विजिबल रेज क्या है, हम लोग आंखों से जो देख रहे हैं, है ना, जो ऐसा जिस लाइट की वजह से अभी मेरे को ऐसा दिख रहे हो तुम, मतलब तुम मुझे देख रहे हो ना, या फिर मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ, यहाँ पे जो मतलब जो भी चीज़ें हैं ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दैट इज़ विजिबल रे। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब वेव है ना, तो ये किसी एक स्पेक्ट्रम में आएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। जब आप एटम्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो सीरीज पढ़ रहे थे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स किसी हाई एनर्जी लेवल से या लो एनर्जी लेवल में आता है, या फिर जैसे लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाता है, तो क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है ना। तो उसमें क्या होता है, विजिबल रेज आपका क्रिएट होता है। डिटेक्शन, इट इज डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, हमारे आंखों से डिटेक्ट हो सकता है। फोटो सेल्स, फोटोग्राफिक फिल्म से भी क्या हो सकता है, डिटेक्ट हो सकता है। ठीक है, और विजिबल लाइट एमिट और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड अस प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, ये सारे दुनिया का इन्फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं ना। तो ये क्या है, विजिबल रेज का। देखो ये छोटा छोटा चीज़ है ना, तो आपसे शॉर्ट नोट्स में आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट विजिबल रेज और इंफ्रारेड वेव्स, तो लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज, इसके बारे में बहुत पता है आपको, अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में पता है, बहुत पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में। ठीक है, यूवी रेज तो आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल लैम्प्स आर और वेरी हॉट बॉडीज, बहुत गर्म बॉडीज जो है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करता है, और कुछ स्पेशल लैम्प्स जो है वो भी प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर के पास ये जो आपके बीडीएस जो है बैच मतलब डेंटिस्ट जो है, उनके पास ऐसा एक ब्लू कलर का लैम्प वाला एक बॉक्स रहता है, वहाँ पे वो अपना सर्जिकल जो भी चीज़ है वो रखता है। वो किस लिए रखता है, बिकॉज वहाँ पे जो जर्म्स है उसको किल करने के लिए, है ना। तो देखो किससे डिटेक्ट कर सकता है, फोटो सेल्स, फोटोग्राफिक फिल्म सेल्स, वो क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकता है। इफेक्ट ऑफ यूवी रेज आपसे पूछ सकता है कि राइट इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेज, 2 मार्क के लिए पूछ सकता है, 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, तो आप क्या लिखोगे, यूवी लाइट इन लार्ज क्वांटिटी हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, एक्सपोजर टू यूवी रेज आपका स्किन को क्या कर सकता है, टैनिंग कर सकता है, इसमें स्किन रैशेज, इचिंग वगैरह ये सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्या करेगा, यूवी रे रेडिएशन इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलानिन, भाई ये बायोलॉजी का टर्म है, तुमको पता ही होगा मेलानिन वगैरह क्या होता है, कॉजिंग अ टैनिंग ऑफ द स्किन। यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी ग्लास, हैंस वन कैन नॉट गेट टेंट और सनबर्न थ्रू ग्लास विंडो, इसलिए सन मतलब घर में आप रहोगे तो सनबर्न नहीं हो पाओगे, बट अगर बाहर रहोगे तो फिर ये कौन सा, ये मेलानिन गुआनिन जो भी है तुम लोग पढ़ते हो ना, तो ये सब से क्या होता है, आपका टैनिंग हो जाता है ना। फिर वेल्डर्स ने देखा होगा स्पेशल ऐसा चश्मा लगाता है वेल्डर्स, है ना। क्यों लगाता है, बिकॉज आप जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लू कलर का लाइट आता है ना, ब्लू कलर का लाइट आपके आंखों में, तो इसीलिए वो ग्लास यूज करते हैं ताकि उसके आंखों में क्या प्रोटेक्शन हो। ठीक है, उसकी आंखें खराब ना हो जाए। जैसे फेस मास्क विद ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी प्रोड्यूस बाय वेल्डिंग आर्ट्स। ठीक है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर है, बिकॉज ये तो इफेक्ट हो गया, इसका यूजेस भी होगा, है ना। तो यूजेस कहाँ है, यूवी रेडिएशन कैन बी फोकस्ड इन वेरी नैरो बीम्स ऑफ हाई प्रिसीजन एप्लीकेशन सच एज लेसिक। लेसिक क्या होता है, इसका भी फुल फॉर्म आ सकता है आपसे कि लेसिक जो सर्जरी है, लेजर क्या है, लेजर असिस्टेड, एक्चुअली लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोनो माइलेसिस, मेरे को नहीं पता ये कौन सा बीमारी है यार, वो आंखों का कुछ बीमारी होता है ना, तो यही पे लिखा है कैराटो
मिलेसिस, ठीक है, आई सर्जरी में, आंखों की वजह से, आंखों में कुछ होता है। यूवी लैम्प्स आर आल्सो यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। आजकल तो कितना कैंट वगैरह, मतलब हम लोग तो यूवी लगाते हैं भाई, हमारा खरीद लो, है ना, तो वही सब करते हैं, यूवी रेज से क्या जर्म्स को किल करते हैं। अब उनको पता नहीं है जर्म्स किल करके तो वहीं पे रह जाएंगे, है ना, तो वैसा नहीं होता, वैसा होता तो फिर हम लोग मर जाते हैं ना। तो एनीवेज जो वाटर प्यूरिफायर है उसमें जर्म्स को रखते हैं, मतलब मारने के लिए यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग बहुत दूर आ गए हैं। एक्सरेज आपको पता ही है, हड्डी वड्डी टूटा होगा तो एक्सरे किया होगा आप लोगों ने, है ना। तो एक्सरे वगैरह जो होता है, वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरे इज टू बोम्बार्ड ए मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल सरफेस मतलब ऐसे बोम्बार्ड करते हैं तो क्या होता है, एक्सरे निकलता है, ठीक है। अब क्या क्या डिटेक्शन हो सकता है, फोटोग्राफिक फिल्म में डिटेक्ट होता है, गीगर ट्यूब्स, आयोनाइजेशन चैम्बर इसमें होता है। यूजेस डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन एज अ ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए भी यूज होता है। और जैसे आपका बोन्स का अगर आपको फोटो लेना है तब भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं ना। फिर इसके बाद आता है गामा रेज। गामा रेज कैसे होता है, गामा रेज देखो, प्रोडक्शन, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ओहो हो, न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा, और जो आपका गामा डीके बीटा डीके देखा होगा आप लोगों ने डीके में, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका गामा आपका जो रेज है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। डिटेक्शन, ये वाला देखो, गीगर आयनेशन चैम्बर, फोटोग्राफिक फिल्म, और दे आर यूज इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स के लिए क्या हो सकता है, क्या होता है, ये यूज होता है जहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर देखो, इतना जल्दी जल्दी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया और ख़त्म हो गया, है ना। तो आई होप आपको थोड़ा सा कम से कम तो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर आप हर चीज़ को थोड़ा सा अगर नोट करना चाहोगे तो थोड़ा नोट करके लिख लेना। एंड विद दिस ये वाला क्या हो जाता है, चैप्टर ख़त्म। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं और एक वीडियो आएगा जहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगा, तो वो भी देख लेना और इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना। जिसका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो ये वन शॉट देख के कम से कम रिवाइज कर लेना। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।